टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में हार का सामना करना पड़ा? चीन, रूस, क्यूबा या फिर सऊदी अरब? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, सऊदी अरब। चीन, रूस और क्यूबा ने संयुक्त राष्ट्र के प्रीमियर मानवाधिकार निकाय में एक एक सीटें जीती हैं। वहीं सऊदी अरब को हार का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यीय मतदान में गुप्त मतदान किए गए, जिसमें पाकिस्तान को 169, उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150, चीन को 139 और सऊदी अरब को महज 90 वोट मिले। मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों को सीटें आवंटित की जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अगला सवाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से किस संस्था की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, खाद्य और कृषि संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इस स्मारक सिक्का का शुभारंभ कृषि और पोषण के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को चिन्हित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके तहत एक पैनल का गठन किया है? राजीव गौबा, GC मुर्मू, अजीत डोभाल, के स्वामीनाथन? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, राजीव गौबा। दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन को कारगर बनाने के लिए भारत सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। पैनल का गठन रेलवे, रक्षा, गृह, दूरसंचार, अंतरिक्ष और सूचना व प्रसारण विभाग के सचिवों के साथ किया गया है। यह पैनल अंतरिक्ष और टेलीकॉम विभाग के बीच 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में 5G स्पेक्ट्रम के विवाद को हल करेगा। स्पेक्ट्रम आवंटन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बैंड का नियमन है। 5G नेटवर्क के संबंध में अगली स्पेक्ट्रम नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि 5G को अपनाने के लिए रोडमैप का सुझाव देने के लिए 2018 में पॉलराज समिति का गठन किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल है। केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? लक्षद्वीप, केरल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, केरल या फिर लद्दाख, दिल्ली, जम्मू? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन घरेलू आय को बढ़ाने में सक्षम है। यह मिशन 2011 में शुरू किया गया था और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक पुनर्गठित संस्करण है। इसका मकसद एक प्रभावी संस्थागत मंच का निर्माण करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना एक वर्ष में 150 जिलों और 600 ब्लॉक्स को कवर करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिल्ली और भारत के अन्य भागों के लिए उन्नत उच्च रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का संचालन करता है? ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बेहतर वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडल का संचालन किया है। यह विभाग दिल्ली और भारत के अन्य भागों के लिए उन्नत उच्च रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का संचालन करता है। दिल्ली में 40 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है। बेहतर वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडल के अंतर्गत सीलम और एन्फोसर को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के केंद्रों की पहचान करने के लिए इसका संचालन किया गया था। सीलम और एन्फोसर दोनों को फिनलैंड के साथ तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया था। सीलम फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। एन्फोसर यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के केंद्रों की पहचान करने के लिए संचालित की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए 5,718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किसके द्वारा अनुदानित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF, विश्व बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, विश्व बैंक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट स्टार्स को मंजूरी दी है।
यह परियोजना स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शुरू की जा रही है। स्टार्स परियोजना की लागत 5,718 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्टार्स राज्यों की टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज को मजबूत कर रहा है। इस परियोजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इस परियोजना में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल शामिल होंगे। यह परियोजना भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी में सुधार करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व विद्यार्थी दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर? सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। हर साल 15 अक्टूबर यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस रखी गई। अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 में उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया था। आपको बता दें कि डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। उन्हें प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 जारी किया गया है। बताइए यह आउटलुक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, आईएमएफ, विश्व बैंक या फिर यूएनएचआरडी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, आईएमएफ। विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 को आईएमएफ द्वारा जारी किया गया है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह सर्वेक्षण आमतौर पर एक साल में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। आईएमएफ को 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद बनाया गया। आईएमएफ 189 देशों का एक संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन शहरों में 15 अक्टूबर 2020 से डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण यानी ईपीसीए ने दिल्ली और इससे लगे शहरों नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में 15 अक्टूबर से डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन शहरों में केवल आपातकालीन उद्देश्यों में ही डीजल जनरेटर का उपयोग किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लाया गया है। ग्रैप को ईपीसीए और राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर तैयार किया है, जिसे 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। ग्रैप केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है, यानी अगर हवा की गुणवत्ता पुअर से वेरी पुअर या आगे सीवियर हो जाती है तो ग्रैप के तहत सूचीबद्ध उपायों का पालन करना होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में किस बीमारी के इलाज के लिए पहली दवा को मंजूरी दी है? इबोला, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर कोविड-19? सही जवाब है ऑप्शन ए, इबोला। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इबोला के इलाज के लिए पहली दवा को मंजूरी दी। रेजिनोरॉन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित दवा को यूएस रेगुलेटर ने वयस्कों और बच्चों के इलाज के लिए ठीक बताया है। जून में कांगो में इसके प्रकोप से लगभग 2300 लोग मारे गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध कवि एवं लेखक अक्कीथम अच्युतन का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस भाषा के कवि या लेखक थे? कन्नड़, मलयालम, तमिल या फिर तेलुगु? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मलयालम। हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम कवि एवं लेखक अक्कीथम अच्युतन का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अक्कीथम अपने महत्वपूर्ण निबंधों, लघु कथाओं और अन्य साहित्यिक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। अक्कीथम अच्युतन नंबूतिरी का जन्म 1926 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1973 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए अब आज का अभ्यास प्रश्न देखें। ऑपरेशन ग्रीन के तहत पात्र फलों और सब्जियों को किसान रेल के माध्यम से भेजने पर कितनी फीसदी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? ऑप्शंस हैं 30%, 40%, 50% या फिर 60%। तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।